Hello students, I am your science teacher Ashi Dubey. Today we are going to learn the chapter Work and Energy. It is chapter 11 in your science book. So let's start the chapter. In the previous chapters we have talked about various ways describing the motion of objects, the causes of motion and gravitation. In this chapter we will discuss the phenomena work and energy. These two phenomena are closely related to power. So we will discuss all these three concepts in this chapter. As we all know, all living beings need food. हर लिविंग बीइंग को फूड की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव। अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए हर लिविंग बीइंग फूड की रिक्वायरमेंट रखता है। इस फूड से उसे एनर्जी मिलती है जिससे कि वो डिफरेंट वर्क कर सकता है। ये एनर्जी हमें फूड से ही मिलती है। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना होता है जिसके लिए उन्हें एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। अगर हम मशीन्स की बात करें तो मशीन्स के केस में ये एनर्जी फ्यूल जैसे कि पेट्रोल या डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उन्हें मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का वर्क हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वर्क? डे टू डे लाइफ में वर्क की डेफिनेशन डिफरेंट है। हमारे लिए वर्क सुबह उठकर काम करना, जो भी हमारे वर्क होते हैं, स्कूल जाना, खाना खाना या फिर डिफरेंट वर्क्स होते हैं हमारे। लेकिन अगर हम साइंस के लैंग्वेज में देखें तो वर्क की डेफिनेशन टोटली डिफरेंट होती है। वर्क का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है। अगर हम बात करें किसी बुलक कार्ट की जो कि अपना वर्क कर रही है, पुल कर रही है, तो यहाँ पर उसका वर्क अलग हो जाएगा। अगर किसी पर्सन को कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसको जाने में जो एनर्जी लग रही है, जो वर्क लग रहा है, वो एक अलग वर्क हो जाएगा। तो अगर बेसिकली देखा जाए वर्क के केस में दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। कोई भी वर्क करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड सेकेंड थिंग इज द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। अगर कोई ऑब्जेक्ट में किसी फोर्स के कारण कोई डिस्प्लेसमेंट कॉज हो रहा है तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो रहा है यहाँ पर, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ज़ीरो वर्क डन है। हम इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि W इज इक्वल्स टू F इंटू S। यहाँ पर वर्क की यूनिट हमारी जूल होती है। वर्क डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क तब होता है जब वर्क, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो, देन इट इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क। नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स किसी दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किसी दूसरे डायरेक्शन में हो रही है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। एंड ज़ीरो वर्क डन तब होता है जब कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, या फिर हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एक कॉस थीटा एंगल बनता है कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, जिसके कारण वर्क डन 0 हो जाता है। इस ज़ीरो वर्क डन का एग्जाम्पल है कुली, जो कि वेट लिफ्ट करता है। वेट अपने जो हमारे लगेज वगैरह होते हैं उनको अपने ऊपर रख करके ले जाता है हेड के ऊपर। तो यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री परपेंडिकुलर, जिसकी वैल्यू होती है 0, जिसके वजह से वर्क डन हमारा हो जाता है 0। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट हमारे वर्क के बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी। एक्चुअली लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी। बिना एनर्जी के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। हमारे अर्थ पर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी सन होता है। सन से ही सारी एनर्जी मिलती है। सन से ही प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं। उन फूड से हम एनर्जी लेते हैं, जिनको हम खाते हैं और जिनसे हमें भी एनर्जी मिलती है अलग अलग वर्क करने के लिए। तो एनर्जी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे अर्थ पर और पूरे यूनिवर्स में, जिसके बिना कोई भी वर्क करना पॉसिबल नहीं है। सो एनर्जी इज कैपेबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी की यूनिट भी जूल्स होती है। एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों आ जाती हैं। हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इसके अलावा और भी डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी के हो सकते हैं।
किसी मूविंग ऑब्जेक्ट में अगर हम बोलें तो वो वर्क डन करती है. अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन डू वर्क. एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो. अगर कोई बुलेट है जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है, वो बहुत ज़्यादा वर्क डन करेगी कंपेयर टू समथिंग एल्स जो कि उसी के जैसा है लेकिन धीरे धीरे मूव कर रहा है, तो इसमें वर्क डन कम होगा. अब सबसे पहले हमें इस चैप्टर में मैकेनिकल एनर्जी को डिस्कस करना है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के कारण जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. जैसे कि अ फॉलिंग कोकोनट, अ स्पीडिंग कार, अ रोलिंग स्टोन, अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, फ्लोइंग वाटर, ब्लोइंग विंड, अ रनिंग एथलीट, ये सभी काइनेटिक एनर्जी पजेस करते हैं. अगर हम शॉर्ट में बोलें तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विथ इट्स स्पीड. जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से हम डिफाइन करते हैं. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला एंड डेरिवेशन आपको यहाँ बुक में दिया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनता है हाफ mv स्क्वायर. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? इट इज हाफ mv स्क्वायर. हियर m इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पर वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाता है, मास सेम रहता है और हाफ, इस तरह से फॉर्मूला आपका बन जाता है काइनेटिक एनर्जी का, जो कि आपको यहाँ बुक में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. काइनेटिक एनर्जी के बाद नेक्स्ट बात आती है पोटेंशियल एनर्जी की. मैकेनिकल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज काइनेटिक, जो अभी अभी हमने पढ़ी, मोशन के कारण जो एनर्जी पजेस होती है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी. अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी. सो नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करेंगे. फर्स्ट एग्जाम्पल है, टेक अ रबर बैंड. राइट, रबर बैंड को हमने होल्ड किया, ठीक है, होल्ड इट एट वन एंड पुल फ्रॉम द अदर. द बैंड स्ट्रेचेस, रिलीज द बैंड एट वन ऑफ द एंड्स. नाउ टेल व्हाट हैपन्स. आप अगर इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करेंगे तो आप भी यही सेम चीज आपको भी ऑब्जर्व होगी जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ. The band will tend to regain its original length. Obviously, the band had acquired energy in its stretched position. How did it acquire energy when it is stretched? So, इसका आंसर अभी आपको आगे पता चलेगा. हम किसी भी रबर बैंड को अगर स्ट्रेच करते हैं और थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं एक एंड से, तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है. अब यहाँ पर उसमें एनर्जी है, उसने एनर्जी एक्वायर करी. ये एनर्जी कैसे आई, कहाँ से आई, वो अभी हम आगे देखेंगे. इसी तरह से अगर हम किसी और चीज़ में भी ये सब चीज़ें देखें तो वो भी सेम चीज़ रहेगी. अगर हम एक एरो को देखें, जो हमारे एरो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है, इसको जब हमने स्ट्रेच किया तो इसमें भी एक एनर्जी एक्वायर हुई. इन सारी सिचुएशन में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो किसके कारण है? वर्क डन के कारण. किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन हो रहा है उसी के वजह से ये एनर्जी स्टोर हो रही है. द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगी. सो द पोटेंशियल एनर्जी पजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फिगरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी एक्वायर हो रही है वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है. यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक में हमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट दिया हुआ है. तो हाइट पर किस तरह से ये चीज़ होती है? हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी वही वर्क डन के फॉर्मूले से बनते हुए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखा था, mg. यहाँ पर मतलब ए होता है एक्सेलरेशन, यहाँ पर ग्रेविटी इन्वॉल्व है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे हम. तो mg इंटू एच, यहाँ पर हाइट डिस्प्लेसमेंट हो गई तो इसलिए h. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला बन जाता है mgh. तो हाइट पर जब हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं देन इट इज mgh. नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ पर कहलाते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड.
ओनली इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जितने भी कंजर्वेशन लॉज हम पढ़ते हैं वो सब सेम ही डेफिनेशन हमें बताते हैं, जैसे कि जो भी चीज़ है वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ उसके फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं। एनर्जी भी कुछ इसी तरह से है, ना तो एनर्जी क्रिएट की जा सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंज हो जाती है दूसरे फॉर्म में। सो कंजर्वेशन लॉ का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरह से बनता है, mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। mgh हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, जो कि कांस्टेंट के इक्वल होता है, बिकॉज ये कभी भी चेंज नहीं होगी। कंजर्वेशन लॉज का मतलब ही होता है कांस्टेंट रहना। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बताता है। Now our next topic is rate of doing work. So rate of doing work is defined as power. Power का फॉर्मूला होता है work done upon time taken. So work upon time is equal to power. पावर हमारी rate of doing work कहलाती है। अगर हम कोई वर्क किसी एक एजेड पर्सन से करवाएं और किसी एक नॉर्मल पर्सन से हम कोई वर्क करवा रहे हैं, बहुत सारा सामान उठाने का, बहुत सारा भारी सामान उठाने का, वजन वाला सामान, तो जो एजेड पर्सन है वो शायद इस काम को इतना एफिशिएंसी से के साथ नहीं कर सकता जितना कि कोई एक यंग पर्सन कर पाएगा। तो यही आपकी रेट ऑफ डूइंग वर्क कहलाती है कि कोई भी चीज़ किसी वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है। वर्क की यूनिट होती है वॉट। वर्क की और भी कुछ यूनिट्स होती हैं, जैसे कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। यहाँ पर 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स होती है, या फिर जूल पर सेकंड भी कह सकते हैं हम इसे। तो ये सब कुछ पावर के बारे में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट भी होती है। The unit joule is very small unit, hence it is very inconvenient to express large quantities of energies by this unit. So we take a bigger unit of energy, that is kilowatt hour, kWh, यानी कि किलोवाट आवर। किलोवाट आवर एक बड़ी यूनिट होती है एनर्जी की, जो कि इक्वल होती है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। So here this chapter explain all the concepts of work, energy and power. हमारे घरों में इस एनर्जी को हम यूनिट के तरह देखते हैं। 1 यूनिट एनर्जी, जब इलेक्ट्रिसिटी बिल या इन सब की बात होती है तो यूनिट में हम मेजर कर लेते हैं, तो एक्चुअल में ये इसी के इक्वल होती है। तो ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर ने बताया, हमें काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर ने सिखाई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आपको ये चैप्टर समझ में आए तो आप इसको अच्छे से और एक बार पढ़िएगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी इसके क्लियर हो जाएं। थैंक यू।